हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है टिट फॉर टैट। इसका मीनिंग होता है जैसे को तैसा। तो पढ़ते हैं हम इस स्टोरी को। सम पीपल आर वेरी कनिंग। कनिंग मीन्स होता है चालाक। कुछ लोग जो हैं वो बहुत चालाक होते हैं। दे डू नॉट हेल्प अदर्स। वो दूसरों की मदद नहीं करते हैं। बट चीट द पुअर पीपल। बल्कि क्या करते हैं, वो गरीब लोगों के साथ धोखेबाजी करते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल रीड अ स्टोरी ऑफ अ पोटर हु हायर्ड अ मर्चेंट्स एलिफेंट ऑन हिज सन्स मैरिज। अब ये जो कहानी है इसमें आप पढ़ोगे, एक पोटर है। पोटर होता है बर्तन बनाने वाला, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, जिसने एक मर्चेंट से एक एलिफेंट हायर किया। हायर मतलब कुछ समय के लिए रेंट पर ले लेना। ऑन हिज सन्स मैरिज, अपने बेटे की शादी पर। द एलिफेंट डाइड एंड द मर्चेंट कंप्लेंट अगेंस्ट द पोटर। अब जो हाथी होता है वो किसी तरह मर जाता है, और जो मर्चेंट होता है, व्यापारी होता है, वो पोटर के विरुद्ध एक कंप्लेन दायर कर देता है, यानी कि कोर्ट में जाता है वो। इन हुज फेवर वाज द केस डिसाइड। अब हमें पढ़ना है कि किसके फेवर में ये केस जाता है। रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट योर सेल्फ। स्टोरी को पढ़ो और अपने आप इस चीज़ का पता लगाओ। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ 200 एगो। ये जो स्टोरी है ये 200 साल पहले की है। देयर वॉज अ पोटर। एक पोटर होता था। ही लिव्ड इन अ टाउन ऑफ केरला। वो केरला के एक टाउन में, कस्बे में रहता था। ही मेड अर्थन पोट्स। वो मिट्टी के बर्तन बनाता था। एंड सोल्ड दैम इन द मार्केट। और उन्हें मार्केट में बेच देता था। एंड अर्न मनी फॉर हिज लिविंग। और अपनी जीविका कमाता था। ही वॉज वेरी हैप्पी विद हिज वर्क एंड अर्निंग। वो बहुत खुश था अपने काम से और जो उसे कमाई होती थी उससे। ही हैड ओनली वन चाइल्ड, अ सन। उसका केवल एक ही बच्चा था, उसका एक बेटा था। तो द पोटर वॉज नॉट अ रिच मैन बट ही हैड ग्रेट प्लान्स फॉर हिज सन। हालांकि जो पोटर था वो ज़्यादा अमीर नहीं था, लेकिन उसने अपने बेटे के लिए प्लान्स बना के रखे थे, यानी कि उसके फ्यूचर के लिए सोच रखा था उसने। ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी ऑन द फूड एंड क्लॉथ फॉर द बॉय एंड सेंट हिम टू ए गुड स्कूल ऑफ द टाउन। अब वो क्या करता था, ही स्पेंट, वो खर्च करता था बहुत सारा धन उसके खाने पर, उसके कपड़ों पर, और उसे एक अच्छे स्कूल में, टाउन के एक अच्छे स्कूल में उसने भेजा। विद ए पासेज ऑफ टाइम, मतलब टाइम गुजरने के साथ, द बॉय ग्रू अप टू बी ए यंग मैन। अब जो उसका लड़का था वो बड़ा हो गया और एक यंग मैन, नौजवान आदमी बन गया। ही एंड ऑल्सो गोट अ गुड जॉब। और उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। नाउ इट वॉज टाइम टू गेट हिम मैरिड। अब जो है ये जो उसका टाइम था ये शादी करने का था। द पोटर हैड ग्रेट एम्बिशन फॉर हिज सन्स मैरिज। अब जो पोटर था उसकी बहुत इच्छा थी अपने बेटे की शादी को लेकर। ही हैड प्लान टू परफॉर्म द मैरिज विद बेस्ट म्यूजिशियन, डेकोरेशन, फ्लावर्स एंड फूड। अब उसने क्या प्लान किया, उसने जो है शादी में बहुत अच्छे, मतलब संगीतकार बुलाए जाएं, बहुत अच्छी सी डेकोरेशन हो, सजावट हो, फूल हो, अच्छा सा खाना हो, ये सब जो है उसने प्लान किया। ही हैड ऑल्सो थॉट दैट आफ्टर द वेडिंग वाज ओवर। उसने और क्या सोचा, उसने सोचा कि शादी होने के बाद ही वुड टेक हिज सन एंड हिज ब्राइड अराउंड द सिटी इन ए ग्रैंड प्रोसेसन। अब उसने सोचा कि जो उसका बेटा है और जो ब्राइड है, दुल्हन है, उसे मतलब पूरे शहर में घुमाया जाए, मतलब बहुत भव्य जो है, बहुत शानदार उनका स्वागत हो। दे वुड राइड एन एलिफेंट। और उसने क्या सोचा
कि वो जो हैं राइड करेंगे, सवारी करेंगे एलिफेंट पर, लाइक द चिल्ड्रन ऑफ वेल्थी मर्चेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स। बिल्कुल कैसे, किसके बच्चों की तरह? बिल्कुल जैसे धनी व्यापारी होते हैं उनके बच्चे जो होते हैं उनका होता है ये सब रिसेप्शन। तो वो ये सोचता है कि, और लैंडलॉर्ड्स होते हैं इन्हीं की तरह मेरे बेटे का भी ऐसे ही एक फंक्शन रखते हैं। देयर वॉज अ मर्चेंट हु ओन एन एलिफेंट। अब वहाँ पर एक व्यापारी था जिसका खुद का हाथी था। ही हायर्ड आउट दिस एलिफेंट टू पीपल ऑन पेमेंट। ये जो मर्चेंट था वो अपने हाथी को लोगों को पेमेंट पर दे देता था। द पोर्टर वेंट टू द मर्चेंट। अब जो पोर्टर होता है वो भी मर्चेंट के पास जाता है एंड हायर्ड द एलिफेंट फॉर अ डे। और एक दिन के लिए एलिफेंट को हायर कर लेता है। आफ्टर द मैरिज अ ग्रैंड प्रोसेसन वाज टेकन अराउंड द सिटी। अब शादी के बाद एक बहुत भव्य शानदार जो है स्वागत किया गया। क्या हुआ वहाँ पर, मतलब पूरे शहर में ले जाया गया उनको। द ब्राइड एंड ग्रूम ड्रेस्ड इन दियर बेस्ट कॉस्ट्यूम। अब जो ब्राइड थी यानी कि जो दुल्हन थी और दूल्हा था उन्होंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहन लिए। वर सीटेड ऑन द एलिफेंट। और उन्हें बिठाया गया हाथी के ऊपर। विच हैड बीन स्पेशली डेकोरेटेड फॉर द ओकेज़न। यानी कि हाथी को एक स्पेशल ओकेज़न के लिए विशेष तरीके से सजाया गया था। दे वर फॉलोड बाय अ हैप्पी चीयरिंग क्राउड ऑफ मैन। वहाँ पर किस तरह का मतलब चल रहा था, किस तरह लोग वहाँ पर खड़े हुए थे। वहाँ पर दे वर फॉलोड मतलब जो लोग थे वो उन्हें फॉलो कर रहे थे, बहुत खुश थे। लोगों की भीड़ थी, किसकी थी? वुमेन की एंड चिल्ड्रन। मतलब उस भीड़ में बच्चे, आदमी, औरतें सब थे और सब खुश थे। ड्रमर्स एंड म्यूजिशियन वॉक अलोंग साइड। और जब जो ड्रमर थे यानी कि ड्रम बजाने वाले जो संगीतकार थे वो सब एक तरफ चल रहे थे। प्लेइंग ऑन दियर इंस्ट्रूमेंट विद ज़ील। और वो बहुत खुशी से जो उनके इंस्ट्रूमेंट थे उन्हें बजा रहे थे। एवरीथिंग वॉज गोइंग फाइन। सब कुछ अच्छा चल रहा था। वैन इन द मिडल ऑफ ऑल दिस फन। जब इन सब फन के बीच में क्या हुआ? द एलिफेंट सडनली फेल डाउन एंड डाइड। हाथी अचानक से गिरकर मर गया। द पोर्टर वॉज सोक्ड। अब ये देखकर जो पोर्टर होता है वो बहुत आश्चर्यचकित होता है। द एलिफेंट हैड बीन क्वाइट हेल्दी। जो एलिफेंट था वो बहुत हेल्दी था, स्वस्थ था। नोबडी अंडरस्टूड व्हाट हैपन सडनली। कोई भी नहीं समझ पाया कि अचानक क्या हुआ। ऑल थ्रू द नाइट मतलब पूरी रात द पोर्टर कीप्ड थिंकिंग ऑफ द प्रॉब्लम। अब ये जो प्रॉब्लम उसके सामने खड़ी हो गई थी, जो पोर्टर होता है वो सारी रात इस प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अगले दिन सुबह ही वेंट टू द मर्चेंट। वो मर्चेंट के पास जाता है एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग। और उसे सब कुछ बताता है। ही ऑल्सो प्रोमिस टू पे हिम द फुल प्राइस और अनोदर एलिफेंट इन रिटर्न। अब वो क्या कहता है, उससे वादा करता है, मतलब उसे कहता है कि मैं जो हूँ तुम्हें पूरा प्राइस देने के लिए तैयार हूँ या इसके बदले में दूसरा एलिफेंट देने के लिए भी तैयार हूँ। द मर्चेंट वाज ए क्रूअल सम मैन बाई नेचर। अब जो मर्चेंट था वो झगड़ालू आदमी था। मतलब उसकी जो नेचर थी वो झगड़ालू था बहुत ज़्यादा। अब क्या होता है? ऑन हियरिंग द डेथ ऑफ हिज एलिफेंट। अब ये सुनकर कि उसके हाथी की डेथ हो गई है, वो मर गया है। ही लॉस्ट कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ। वो अपना आपा खो देता है। ही स्टूड अप। वो खड़ा हो जाता है एंड बिगेन टू शाउट एट द पोर्टर। और पोर्टर के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है। ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी मनी एंड इंस्टेड दैट द सेम एलिफेंट शुड बी रिटर्न टू हिम। अब वो क्या करता है कि मनी के लिए उसे कुछ नहीं चाहिए, वो धन के लिए बिल्कुल मना कर देता है। बल्कि और क्या कहता है वो कहता है कि मुझे जो है वापस मेरा हाथी चाहिए, सेम मतलब बिल्कुल वैसा ही हाथी चाहिए। बट
अब जो चीज़ चली गई है बिल्कुल सेम नहीं आ सकती है। अब जो मर्चेंट है वो थोड़ा जो पोर्टर है वो परेशान हो जाता है। बट हाउ कुड द पोर्टर ब्रिंग बैक द सेम एलिफेंट। अब जो पोर्टर है वो ये सोचता है कि वो किस तरह से मतलब सेम एलिफेंट कैसे आ सकता है। सो द मर्चेंट वेंट टू द कोर्ट एंड लॉज अ कंप्लेंट अगेंस्ट द पोर्टर। अब जो मर्चेंट होता है वो कोर्ट में जाता है और पोर्टर के विरुद्ध एक कंप्लेंट दायर कर देता है। द केस कम अप फॉर हियरिंग। अब जो केस की हियरिंग होती है, अब कोर्ट में हियरिंग होती है। द जज आस्क्ड द मर्चेंट अबाउट हिज कंप्लेंट। जज मर्चेंट से उसकी कंप्लेंट के बारे में पूछते हैं। द मर्चेंट सेड that the porter had borrowed his elephant for a day but did not return it। अब क्या बोलता है वो कहता है कि पोर्टर ने मेरा हाथी जो है उधार लिया था एक दिन के लिए, लेकिन अब उसने वो नहीं लौटाया है। द जज टर्न टू द पोर्टर। अब जज जो है पोर्टर की तरफ जाता है, मतलब उससे पूछता है आस्क वाई ही हैड नॉट रिटर्न द एलिफेंट, कि तुमने हाथी क्यों नहीं लौटाया है। The porter explained the whole story and put forward the same offer he had made to the merchant। अब जो पोर्टर होता है वो सारी कहानी जज को बताता है और जो उसने ऑफ़र उसे पहले दिया था कि भाई पैसे ले लो या बदले में हाथी ले लो, वही जो है वो जज के सामने कहता है। द जज थॉट दैट द ऑफ़र वॉज वेरी फेयर इंडीड। वो जज सोचता है कि वास्तव में जो मतलब ऑफ़र है वो तो अच्छा है। ही ट्राई टू मेक द मर्चेंट एग्री टू द पोर्टर्स ऑफ़र। अब जो जज होता है वो भी कोशिश करता है कि जो मर्चेंट है वो सहमत हो जाए किसी तरह पोर्टर के ऑफ़र से। बट द मर्चेंट फ्लैटली रिफ्यूज टू लिसन। अब लेकिन जो मर्चेंट है वो बड़ा चालाक है और वो पूरी तरह से मना कर देता है, वो सुनता ही नहीं है बात को। ही वॉज एडमेंट दैट ही wanted only his elephant and asked the judge to compel the porter to return the same। अब जो वो कहता है कि उसे तो केवल वही हाथी चाहिए, उसका ही हाथी चाहिए, वो अब जज से कहता है। और वो कहता है कि मतलब तुम उससे कहता है कि पोर्टर से कहो कि मुझे सेम हाथी चाहिए, वही हाथी चाहिए। द जज वाज अ वाइज मैन। अब जो जज था वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। ही सा दैट इट वाज नो यूज़ आर्ग्यूइंग मीन्स होता है बहस करना विद द मर्चेंट। वो कहता है कि वो देखता है कि कोई फ़ायदा नहीं है इसके साथ मर्चेंट के साथ बहस करने से। सो ही पोस्टपोन द हियरिंग टिल द फॉलोइंग डे। इसलिए वो क्या करता है, जो हियरिंग है उसको बंद कर देता है, सुनवाई को बंद कर देता है अगले दिन तक के लिए। When the merchant had left, अब जब मर्चेंट जो है वहाँ से चला जाता है कोर्ट से, द जज कॉल्ड द पोर्टर एंड टोल्ड हिम दैट ही न्यू दैट द पोर्टर वाज मेकिंग एन ऑनेस्ट ऑफर। अब जो जज है वो पोर्टर को बुलाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि वह जानता है कि उसका जो ऑफ़र है वो सही है और तुम जो है ऑनेस्ट हो, तुमने ऑनेस्टली ये ऑफ़र को रखा है। सो ही वुड प्रोवाइड द पुअर मैन विद ए प्लान। अब जो जज हैं उन्हें वो जो आदमी है, गरीब आदमी है, वो मतलब अच्छा लगता है, ऑनेस्ट लगता है, तो वो जो है वो कहते हैं कि तुम एक प्लान बनाओ, एक प्लान का आइडिया देते हैं उसको। देन द जज विस्पर्ड समथिंग इन द पोर्टर्स ईयर। अब जो जज है वो पोर्टर के कान में कुछ बताता है, धीरे से बोलता है। द पोर्टर नॉडेड एंड वेंट अवे स्माइलिंग। अब जो पोर्टर है वो उसकी बात को सुनता है, उसकी तरफ झुकता है और स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। व्हेन द कोर्ट रीओपन द फॉलोइंग मॉर्निंग। जब अगले दिन कोर्ट रीओपन हुआ सुबह के समय, देयर वाज नो ट्रेस ऑफ द पोर्टर। मतलब पोर्टर का वहाँ पर कोई निशान नहीं था, पोर्टर आया ही नहीं वहाँ पर। द मर्चेंट वाज मूविंग अप एंड डाउन।
द स्ट्रीट एंड कंप्लेनिंग लाउडली दैट द पोर्टर हैड रन अवे। अब जो मर्चेंट था वो ऊपर नीचे गली में आगे पीछे ऐसे घूम रहा था इंतज़ार करते हुए, और वो ज़ोर से कंप्लेन कर रहा था कि पोर्टर जो है भाग गया है। देखते हैं आगे। आफ्टर वेटिंग इम्पेशेंसली, अब वो जो है मर्चेंट बड़ा मतलब बेचैन होकर उसका इंतज़ार करता रहता है। फॉर सम मोर टाइम, और थोड़े समय उसका इंतज़ार करता है। द मर्चेंट सेड टू द जज दैट द पोर्टर माइट बी हाइडिंग एट हिज हाउस एज ही वाज स्केयर्ड टू कम टू द कोर्ट। अब मर्चेंट क्या कहता है जज से कि जो है पोर्टर जो है वो अपने घर में जाकर छिप गया है। मर्चेंट कहता है कि जो पोर्टर है वो कोर्ट में आने से डर गया। He requested the judge to provide him with someone so that he could go personally and bring the porter। अब वो जो है जज से, जो मर्चेंट होता है वो जज से रिक्वेस्ट करता है कि किसी को मेरे साथ भेज दो उसे लाने के लिए। At last the judge agreed and ordered the junior court officer to accompany the merchant। अब अंत में जो जज है वो सहमत हो जाता है और ऑर्डर दे देता है जूनियर ऑफिसर को जो उसके साथ मर्चेंट के साथ जाने के लिए। ऑन रीचिंग द पोर्टर्स हाउस, पोर्टर के हाउस के घर पर पहुंचने पर द मर्चेंट नॉक्ड एट द डोर। अब जो मर्चेंट होता है वो दरवाज़ा खटखटाता है। बट देयर वाज नो रिप्लाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। सून ही ग्रू इम्पेशेंट एंड began to hammer at the door with his fist। fist means होता है मुट्ठी, जो मुक्का बनाई जाती है। and called out the porter's name at the top of his voice। अब वो वहाँ पर पहुँच जाता है, वो जो है अपना धैर्य खो देता है और वो क्या करना शुरू करता है, दरवाजे पर पीटना शुरू कर देता है दरवाजे को। किससे? अपनी मुट्ठी के साथ, अपने हाथ से उसे पीटना शुरू कर देता है और पोर्टर का नाम बुलाने लगता है, यानी कि पोर्टर को आवाज़ लगाने लगता है बहुत ऊंची आवाज़ में। हाउएवर देयर वाज नो रेस्पॉन्स फ्रॉम इनसाइड द हाउस। फिर भी क्या होता है कि कोई आवाज़ नहीं आती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है घर के अंदर से। एट लास्ट द मर्चेंट लॉस्ट हिज टेम्पर। अब जो है मर्चेंट अपना आपा खो देता है। एंड गेव द डोर अ माइटी पुश, और दरवाजे को एक ज़ोरदार धक्का मारता है। लिटिल डिड ही न्यू दैट द पोर्टर हैड peeled a whole lot of earthen pots against the door। अब देखिए, अब वह नहीं जानता था कि पोर्टर ने क्या किया है। पोर्टर ने जो उसके पूरे बर्तन थे, मिट्टी के घड़े थे, बर्तन थे, उन्हें क्या किया, उसने दरवाजे के साथ लगा दिया, मतलब दरवाजे के पीछे रख दिया उन्हें। विद द पुश दे ऑल कम क्रशिंग टू द फ्लोर। अब क्या होता है, जब वो उसे पुश करता है तो वो सारे जो हैं फ्लोर पर गिरकर टूट जाते हैं। एंड दैट वेरी मिनट द पोर्टर केम चार्जिंग आउट ऑफ द बैक डोर क्राइंग अलाउड फॉर हिज पोर्ट्स। अब क्या होता है, अब जल्दी से एक ही मिनट में क्या होता है, जो पोर्टर होता है वो बाहर आता है और क्या करता है, मतलब दरवाजे के पीछे देखने लगता है और क्या कहता है, ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि मेरे बर्तन, उसके बर्तन क्या हुए। ही शाउटेड एट द मर्चेंट दैट ही हैड डिस्ट्रॉयड हिज एनक्रेस्टल पोर्ट्स। एनक्रेस्टल का मतलब होता है जो उसके पूर्वजों के द्वारा बनाए गए हैं। तो वो कहता है, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है मर्चेंट के ऊपर और कहता है कि तुमने जो है, जो मेरे पूर्वजों के बनाए हुए घड़े थे, बर्तन थे, वो सब तोड़ दिए हैं। देन ही वेंट टू जज टू कंप्लेन। अब भाई क्या होता है, जैसे को तैसा, इसीलिए नाम स्टोरी का है। अब जो पोर्टर होता है वो पहुंच जाता है जज के पास कंप्लेन करने के लिए। व्हेन दे केम बिफोर द जज द मर्चेंट ऑफर टू पे फॉर द पोर्ट्स और टू रिप्लेस दैम। अब
जैसी बात पोर्टर ने कही थी अब बिल्कुल सेम वैसा ही मर्चेंट कहता है। जब वो जज के सामने आते हैं तो मर्चेंट ऑफर रखता है, क्या करने के लिए, पे करने के लिए या इसके बदले में दूसरे पॉट्स देने के लिए। बट द पोर्टर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ऑफर, लेकिन जो पोर्टर होता है वो इस ऑफर को मानने के लिए मना कर देता है, जैसा कि मर्चेंट ने किया था पहले। ही डिक्लेयर्ड दैट हिज ancestors had given him those pots and that they are irreplaceable। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि ये जो पोट्स हैं, पोट्स थे, ये मेरे जो पूर्वज थे उन्होंने मुझे दिए थे और इनको बदला नहीं जा सकता। मतलब जो चीज़ उन्होंने दे दी उसे कैसे बदला जा सकता है। सो ही डिमांडेड फॉर द वेरी सेम पोट। वो भी वही डिमांड रखता है जो उसने रखी थी, कहते हैं कि मुझे वही पोट चाहिए, दूसरे नहीं। नाउ द मर्चेंट वाज बैफिल्ड। अब जो है मर्चेंट सारा मामला समझ गया। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर ही कुड ब्रिंग दोज पोट्स। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से वो पोट लेकर आए। एट लास्ट ही ऑफर्ड दैट इफ़ द पोटर ड्रॉप्ड हिज डिमांड फॉर द पोट्स ही वुड नॉट आस्क फॉर द एलिफेंट। अब अंत में क्या होता है, वो कहता है कि अगर पोर्टर जो है अपनी डिमांड को छोड़ दे, जो उसने उसके ओल्ड पॉट्स हैं उसकी डिमांड को छोड़ दे, तो वो भी क्या है, जो अब उसने जो एलिफेंट के लिए वो कह रहा था वो भी छोड़ देगा अपनी डिमांड को। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में द पोर्टर प्रिटेंडेड, वो जो पोर्टर होता है वो बहाना बनाता है, क्या कहता है, टू बी अनविलिंग, कि उसकी ये इच्छा नहीं है, कहता है कि मुझे तो पोट्स ही चाहिए। बट फाइनली ही एक्सेप्टेड द ऑफर एंड द केस वाज सेटल्ड। और लास्ट में वो जो है इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर देता है और इस तरह से जो केस है वो सेटल हो जाता है, यानी कि निमट जाता है। दस द क्यूरलसम मर्चेंट लॉस्ट द बोथ काउंट्स। अब जो वो झगड़ालू मर्चेंट था, व्यापारी था, अब वो दोनों ही चीज़ें खो देता है, ना तो उसे हाथी मिलता है और ना उसे पैसे मिलते हैं। ही लॉस्ट हिज एलिफेंट, वो उसने अपने हाथी को भी खो दिया, एंड गोट नो मनी आइदर, और उसे कुछ धन भी नहीं मिला। इवन द पोर्टर लॉस्ट अ फ्यू पोट्स, और दूसरी तरफ जो पोर्टर था उसने केवल अपने कुछ ही पोट्स खोए थे। बट दे वर नॉट ऑफ सो मच वैल्यू, और जो पोट थे उनकी इतनी ज़्यादा कीमत भी नहीं थी। इन अ वीक्स टाइम ही हैड मेड अ होल लॉट ऑफ न्यू वंस टू रिप्लेस दैम। अब एक ही हफ्ते के समय में उसने क्या किया, उनके बदले में उसने ऐसे ही कुछ और नए पॉट्स बना लिए। तो इसी को कहते हैं जैसे को तैसा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें, और आपको ये अच्छी भी लगी होगी और आपको कुछ इससे सीख भी मिली होगी। इसी को कहते हैं जैसे को तैसा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।